हेलो दोस्तों। आज की अपनी क्लास के अंदर हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेनिफिशियल चैप्टर है। पहली बात मैं बताऊं, पेपर के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पूछा जाता है। ये इसमें एक खासियत है, इससे थ्योरी नहीं पूछी जाती। हमेशा इससे जब भी आया है प्रैक्टिकली आया है। बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर कि थ्योरी पूछी गई हो, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर और ये टोटली चैप्टर बिलोंग करता है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स को बिलोंग करता है। सर कैसे? सर क्लास 12th में अगर आपकी मैथ थी, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स विद मैथ और कॉमर्स विदाउट मैथ लेते हैं। अगर साइंस लिया स्टूडेंट ने, उन्होंने मैथ पढ़ी होगी, आर्ट्स वालों ने मैथ नहीं पढ़ी होगी। तो आपने क्या था, आपके पास क्या थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स थी 12th क्लास के अंदर और आपने पढ़ा होगा लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक चैप्टर, अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये काफी इजी सा लगेगा। पर आपको कुछ अलग डिफरेंस फील आएगा कि उस टाइम लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर पढ़ते थे तो वहां पर इतना मैथमेटिकल कराया गया था क्योंकि वो मैथ थी। पर अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक पढ़ते हैं तो हमें लॉजिक रीजन समझना होता है कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कर क्यों रहे हैं, क्यों ये लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक अप्लाई हो रही है, ठीक है, क्या कहती है ये टेक्निक, है ना। तो यहाँ लॉजिक के साथ समझ में आएगा। तो जिसने 12th के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा है उसको तो बहुत इजी लगेगा, और जिसने 12th के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा उसको और भी ज्यादा इजी लगेगा। क्योंकि जिसने 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा है वो अपनी कैलकुलेशन अलग ही करेगा उसमें। क्यों उसको इजी नहीं लगेगा? उसको इजी इसलिए इतना नहीं लगेगा जितना जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको इजी लगेगा। बस जिन्होंने 12th क्लास में कभी लीनियर प्रोग्रामिंग इससे पहले नहीं पढ़ा उनको इजी तब लगेगा जब वो अपना ध्यान इस पे ढंग से लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान लगाना। और जिन्होंने 12th में पढ़ा है उनको तो वो तो बादशाह है। पर मैं उनसे एक भी बात तो ये कहूंगा, जिस तरीके से मैं कराऊंगा उसी तरीके से कराना। बाकी आपने पहले कभी कैसा पढ़ा था 12वीं क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग में, किस तरीके से कैलकुलेशन करी थी, वैसा मत करना। ठीक है जी, चलो। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या कहते हैं, पहले मतलब समझेंगे इसका। ठीक है, मतलब बहुत सारे जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना तो हम मीनिंग्स पे ध्यान नहीं देते, हम वहां कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। जब मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो वहां पर मीनिंग्स पे कम ध्यान दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में कम ध्यान दिया जाता है, हम पे कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, पर जो 12th क्लास में आपने मैथमेटिक्स में कभी पढ़ा हो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, मैं उन स्टूडेंट से कहूं तो वो एक छोटे लेवल पढ़ा था, यहाँ एक बड़ा लेवल है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। कब ईजी लगेगा? जब इसको ध्यान दोगे। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चैप्टर इतना हार्ड भी है कि आप समझ नहीं पाओगे कहने का चाहता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले लिखते हैं मीनिंग क्या कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का मतलब। देखिए दोस्तों, सामने मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है। तो मीनिंग क्या कहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ये एक तरीके की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? इधर ऑप्टिमाइजेशन का जो मतलब है वो है बेस्ट। ऑप्टिमाइजेशन का हमेशा एक ही मतलब होता है, चाहे कहीं पर भी दे रखो। ऑप्टिम का मतलब है बेस्ट, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक को क्या कहते हैं? एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी कहा जाता है। अब ये क्या कहता है, यहां से देखना, यहां से, यह है इसका असली मीनिंग, यहां से लेकर यहां तक। इट इज अ टेक्निक फॉर स्पेसिफाइंग, वो स्पेसिफाई करता है हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज और कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू ऑब्टेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सर ये लाइन आपको, ये लाइन जो है ना, इट इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ये बताएगा कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज करूं जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए और कॉस्ट कम हो जाए। या ये हमें ये बताएगा कि आप किस तरीके से आप अपनी बिजनेस की कैपेसिटी का यूज करो, बेस्ट यूज करो, ऑप्टिमम यूज करो, जिससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट निकले। तो क्या कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग? ये तो बस एक हिंदी अनुवाद बता रहा हूं मैं इसका। जब मैं आपको एक्चुअल में डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको एक्चुअल में जो इसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा डेफिनेशन का, किस तरीके से हम करेंगे काम, तो आपको और समझ में आएगा। तो बने रहना, ठीक है, अच्छे से देखना। तो इसको हिंदी में लिख देता हूं। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है, क्या लिखना है जरा, हिंदी लिखने से क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है, लिखना सर, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है
लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताएगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज से कि ऐसे लिखो, जो हमें बताएगा कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का देखो, जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आपने बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हर चीज लिमिट है एक, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड है, जितना मर्जी उसको कंज्यूम करो, हर चीज एक लिमिटेड है। तो की कोशिश हम अपने, जैसे कि मैं बात करूं आपके पास कुछ भी आप ले लो, पानी ले लो, लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें, है ना, कमी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जितना मर्जी पानी है, हमारे पास बहुत कम पानी, अच्छे से, जो भी तो कहते हैं पानी को बचाओ, है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेज एक तरीके का वो हो गया। अभी आगे मैं बात करूंगा तो और आपको समझ में आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताएगा कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज या कैपेसिटी ऑफ बिजनेस की कैपेसिटी कितनी है भाई, ज्यादा नहीं है, वो भी लिमिट है। लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ बिजनेस लिख लो या लिमिटेड रिसोर्सेज लिख लो, लिमिटेड रिसोर्सेज और इधर ना लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ बिजनेस लिखो तो अच्छा लगेगा। लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताएगा कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ बिजनेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, बेस्ट यूटिलाइजेशन करे या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोल लो आप, जो भी आपका मतलब, बेस्ट का मतलब भी ऑप्टिमम होता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करे जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कम से कम, जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम लगे। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की तो मैं क्या सोचूंगा, जिससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अगर मैं बात कर रहा हूं टाइम की तो मेरा टाइम ज्यादा से ज्यादा लगे, कम से कम, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूं तो कम से कम लगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ये क्या होता है दोस्त, ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, आप करना क्या चाहते हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं इसको दोस्त, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या नाम देते हैं इसको लीनियर प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताएगा कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड कैपेसिटी की, बिजनेस की लिमिटेड कैपेसिटी को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि जिससे हम उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। और उससे अगर हम बात करें, हमारा प्रॉफिट, हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम प्रॉफिट देखते हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर हमारा कॉस्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम जो काम कर रहे हैं, एलएलपी जो टेक्निक लगा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगा रहे हैं, वो कॉस्ट कम करने के लिए लगा रहे हैं, तो कम से कम और टाइम कम से कम लगे। तो ये मतलब समझ में आया कि हिंदी अनुवाद समझ में आया। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। मान लो एक फर्नीचर डीलर है दोस्तों, जस्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। मैं हर बार जब भी एलएलपी पढ़ाता हूं तो यही, जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक पढ़ाता हूं तो यही एग्जांपल देता हूं हर बार, चाहे मैं 11th 12th क्लास को कभी मैथ पढ़ाता था तो तब भी वही एग्जांपल देता था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है, एग्जांपल के समझते हैं। मान लो एक फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर, बताओ कौन, मिस्टर ए। मिस्टर ए इज अ फर्नीचर डीलर। इसके पास दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50,000 रुपए है। इसका एक बिजनेस खोला जाता है बेचारा है, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना है, सिर्फ 50,000 ओनली। ये 50,000 पैसे इन्वेस्ट कर सकता है ओनली, इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ये नहीं कर सकता। ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। ये क्या है, एक तरीके की लिमिटेड की, इस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा है, सिर्फ 50,000 रुपए। ठीक है सर, ये क्या एक तरीके की इसकी लिमिटेशन है। अच्छा, और क्या है, और दोस्तों ध्यान समझना, अब ये जो फर्नीचर डीलर है ना दोस्तों, ये फर्नीचर डीलर दो चीजों में डील करता है। इसका बिजनेस है, ये दो चीजों में डील करता है।
एक करता है टेबल में और एक करता है चेयर में। दो चीजों में डील करता है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। एक फर्नीचर डीलर है, मिस्टर है उसका नाम है, वो दो चीज में, दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है। एक है टेबल बनाकर बेचता है, या हाँ टेबल बनाकर बेचता है, और चेयर बनाकर सेल आउट करता है मार्केट के अंदर। उसके पास पैसा लगाने को, नई टेबल बनाने को या चेयर, मान लो उसके पास एक लिमिटेड पैसा है कि वो इतना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और या तो वो टेबल पे इन्वेस्ट कर दे या कुछ चेयर में इन्वेस्ट कर दे या दोनों में कुछ कुछ इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, ध्यान समझना। दूसरा, उसके पास कुछ और लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी, इतना बड़ा गोडाउन है नहीं उसके पास, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत कम है, 60 पीस की। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 60 पीस की है दोस्तों। मतलब या तो आप 60 टेबल रख लो, या तो आप चेयर लिख लो, या 30 टेबल 30 चेयर रख लो, मतलब 60 पीस की कैपेसिटी। अब 60 पीस का मतलब ही नहीं टेबल बड़ी है तो टेबल भी 60 आएगी उस जगह पर, जो उसकी जगह है जहां गोडाउन है इसका, और चेयर भी 60 आएगी। तो आप या तो 60 टेबल रख लो या 60 चेयर रख लीजिए। तो लिमिटेड रिसोर्सेस हो गए क्या, कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है 50,000 रुपए, और स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास कितनी है 60 पीस। तो यही हमारे क्या हो गया लिमिटेशन, और यही है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसको हम क्या कह सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, हम ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? हमारे पास ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, बिजनेस की कैपेसिटी क्या है, कम है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000 बस, दैट्स कॉल्ड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज में, मेरे पास 50,000 रुपए है, ठीक है सर कोई बात नहीं, मेरे 50,000 रुपए है, मैं स्टोरेज कैपेसिटी मेरे पास 60 है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता। और 60 स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है, या तो आप 60 टेबल रख लो पूरी, या आप 60 चेयर रख लो, या दोनों में 30-30 रख लो, या कुछ भी रख लो, मिलाकर 60 हो जाइए। ठीक है सर। तो हमारी जो लिमिटेशन है, लिमिटेड फैक्टर कहते हैं इसे, कि इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट हम मैक्सिमम नहीं कर सकते, जितना चाहो उतना नहीं कर सकते, एक लिमिट है, सोर्सेज लिमिटेड है इन्वेस्टमेंट वाले। हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड, इससे ज्यादा की हम रख नहीं सकते। तो अब आपसे फर्नीचर डीलर एज अ ऑपरेशन मैनेजर हो आप, और आपसे फर्नीचर डीलर ये पूछता है कि बताओ, आप एक मैनेजर हो, आपसे पूछता है कि बताओ फर्नीचर डीलर कि मैं कितनी टेबल बनाकर बेचूं या कितनी चेयर बनाकर बेचूं जिससे मुझे इनलिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट लाना। ठीक है सर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये बताओ कि टेबल आप कितने की कॉस्ट पड़ती है और उसको आप कितने की मार्केट में बेच देते हो। तो मैं कुछ और डाटा देता हूं आपको, क्योंकि टेबल है कितने की, बिकी कितने की, ये तो बताओ, उस हिसाब से तो बताऊंगा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है सर। तो टेबल जो आपकी बनाई जाती है, टेबल की एक जो कॉस्ट आती है, ये टेबल जो बनती है, और ये जो चेयर जो इसकी कॉस्ट आती है वो कितनी आती है ये बताना है, और ये मार्केट में कितने की बिक जाती है ये बताना है। ये कितना प्रॉफिट हमें देगी, कितना प्रॉफिट हमें प्रोवाइड करेगी, कितनी इसकी कॉस्ट पड़ती है बनाने में, और मार्केट में कितने की बिक जाती है, कितना हमें प्रॉफिट अर्न करके देती है। ये कुछ डाटा मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, तो ये मान के चलो कि एक टेबल बनाने में 2500 रुपए लगते हैं, ठीक है, और एक चेयर बनाने में 500 रुपए लगते हैं। एक चेयर बनाने में कितने लगते हैं 500, और मार्केट में ये 575 रुपए की बेच देता है एक चेयर को। ठीक है, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 75 रुपए का। 2500 का आपके पास कॉस्ट है टेबल की, और ये मार्केट में 2750 की बिक जाती है, मतलब ये 250 रुपए का हमें प्रॉफिट कमा कर देती है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एज अ ऑपरेशन मैनेजर आप बताओ, क्वेश्चन ये पुटअप हो रहा है, फर्नीचर डीलर आपसे पूछ रहा है, फर्नीचर डीलर कह रहा है कि कितनी चेयर एक बारी में सेल करूं, कितनी चेयर या टेबल सेल करूं जिससे, कितनी चेयर या टेबल सेल करूं जिससे मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाऊं। मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, लिमिटेड रिसोर्सेज कौन से बताओ, मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करूं। तो इधर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना या कॉस्ट को कम से कम रखना। सर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट है, इसको मतलब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो कितनी टेबल या चेयर को बेचूं जिससे मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से
मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाऊं, तो आप बताओ कि मुझे कितनी टेबल बेच देनी चाहिए और कितनी टेबल मुझे कितनी चेयर बेचूं। मतलब मैं टेबल बेचूं या चेयर बेचूं, या कुछ टेबल बेचूं या कुछ चेयर बेचूं, तो बताओ कि कितनी टेबल और चेयर में बेचूं जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है जी। हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही लगा सकते हैं, हमारे ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही लग सकते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। वह इससे ज्यादा तो पैसा लगा ही नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट 50,000 लगा सकते हैं। ठीक है। और हम ज्यादा से ज्यादा हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी 60 पीस की है, इससे ज्यादा पीस हम अपने गोडाउन में रख नहीं सकते। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, इस लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बताओ कि कितना शेयर या कितनी टेबल मैं सेल आउट करूं जिससे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे जनरेट हो। और ये जो बताएगा वो बताएगा लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक बताएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक ये बताएगा कि इतना चेयर सेल आउट करो, इतनी नंबर्स ऑफ चेयर सेल आउट करो, चेयर बेचो, और इतने नंबर ऑफ टेबल बेचो। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक यहां लगाएंगे हम, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगाकर हमें पता चलेगा अच्छा इतनी चेयर बेचनी है और इतनी टेबल बेचूंगा जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये टेक्निक लगाए कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर आपको ये समझ में आया कि एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या करता है, समझ में आया। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या करेगा, एक लिमिटेड रिसोर्सेज से, लिमिटेड रिसोर्सेज में ये देखेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरीके से टेक्निक लगाए जाए जिससे रिसोर्सेज का अच्छा यूज हो सके, बेस्ट यूज हो सके, ऑप्टिमल बोल सकते हो आप, और उससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट मैक्सिमम करना, कॉस्ट मिनिमम करना भी होता है, तो इधर में मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम जैसे प्रॉफिट है कि कितनी टेबल या चेयर को मैं बेचूं जिससे मेरा लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर पाऊं। क्या बात क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर है। तो आओ जरा मैं पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, अभी लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगा रहा, अभी सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं, सिर्फ मैथमेटिक्स बेसिक मैथ लगा रहा हूं, और बेसिक मैथमेटिक्स से देखते हैं कि किस तरीके से कितना प्रॉफिटेबल बेचनी चाहिए। फिर मैं एलएलपी लगाऊंगा, फिर मैं एलएलपी कहता हूं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं एलएलपी को, बार मेरे माइंड में वही आता है। फिर मैं एलपीटी लगाऊंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, और उससे आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट सेम आंसर आ जाएगा। पहले मैं बेसिक कैलकुलेशन करता हूं, अभी मैं लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं लगा रहा। लीनियर प्रोग्रामिंग लगाने का, देखो लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों लगाएंगे हम, इसका रीजन मैं आपको, बहुत बड़ा रीजन है इसका लगाने का, क्यों हम लीनियर प्रोग्रामिंग लगाते हैं। देखना, पहले मैं बेसिक मैथ लगाऊंगा, पहले मैंने बेसिक मैथ लगाई और मैंने देखा चलो केस नंबर 1, सारा पैसा सारी इन्वेस्टमेंट टेबल बनाने में लगा दो। सारी इन्वेस्टमेंट टेबल बनाने में लगा दो। अच्छा, तो मैंने कहा चलो क्यों देखते हैं कि अगर मैं अपना सारा पैसा टेबल बनाने में लगा दूं, अगर मैं अपना सारा पैसा टेबल बनाने में लगा दूं, अगर मैं अपना सारा पैसा टेबल बनाने में लगा दूं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास 50,000 रुपए है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट मेरे पे कितने की है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकता हूँ, सिर्फ 50,000 रुपए लगा सकता हूँ। अब या तो तुम मुझसे टेबल खरीद लो या फिर चेयर खरीद लो, और इन्वेस्टमेंट मेरी ज्यादा से ज्यादा 50 है, और अगर मैं कह रहा हूं कि सारा पैसा टेबल पे लगा दो, चेयर को मत बनाऊं, तो टेबल मुझे कितना कमा कर देगा, 250-2500 रुपए, और टेबल की कॉस्ट कितनी जाएगी, 2500 की। तो मुझे बताओ मैं कितने नंबर ऑफ टेबल बना सकता हूं। तो मैं नंबर ऑफ जो टेबल बना सकता हूं, बड़ा सिंपल है यार, बड़ा ही सिंपल है। आपके पास कितना पैसा पड़ा है, 50,000 रुपए, ठीक है। और अगर आप इसको 2500 से डिवाइड कर दोगे एक टेबल के लिए, तो आपको नंबर्स ऑफ टेबल मिल जाएगी। अरे सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, सिंपल आप ये बताओ, 1000 रुपए की 10 चॉकलेट आती है,
₹1000 की 10 चॉकलेट आती है तो बताओ एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? सर मुझे बताओ 1000, अच्छा चलो बताओ 100 की 10 चॉकलेट आती है तो एक कितने की? आपको कहोगे सर 10 रुपए की। ये कैसे निकाला आपने? मैंने कहा देखो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10, 10 से कट गया। तो अगर 100 की 10 चॉकलेट आती है तो एक कितने की? तो मैंने कहा चलो एक 10 चॉकलेट अगर 100 की आएगी तो एक चॉकलेट निकालने के लिए 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2500 की एक टेबल बनेगी तो 50,000 में से कितने 50,000 की कितनी टेबल बचेगी? तो यहाँ पर 50,000 को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टेबल आ जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं पूरा का पूरा 50,000 पे टेबल बनाने में लगा दूं, अगर मैं पूरा का पूरा पैसा टेबल बनाने में लगा दूं तो मैं बताओ कितनी टेबल बना सकता हूं? तो 50,000 डिवाइड बाय 2500 आप बना सकते हो 20 टेबल। कितनी टेबल बना सकते हो? 20 टेबल बना सकते हो। ठीक है जी। अच्छा 20 टेबल आप बना सकते हो और हर एक टेबल मुझे कितना प्रॉफिट देगा? मैंने कहा ये लो प्रॉफिट पर टेबल, प्रॉफिट पर टेबल। एक टेबल बेचने में मुझे 250 रुपए का प्रॉफिट होगा, 250 रुपए का प्रॉफिट होगा पर यूनिट को बेचने में। अच्छा ये तो मुझे बताओ अगर मैं 20 टेबल बनाकर बेचूं तो टोटल प्रॉफिट मुझे कितना देगा ये बनाकर? सर ये टोटल प्रॉफिट मुझे देगा 20 इंटू एक टेबल 250 की, तो 20 टेबल कितने की? 250 से मल्टीप्लाई कर दो तो जी आपको प्रॉफिट करके देगा 5,000 रुपए। तो आप अगर सारा पैसा टेबल पे लगा दोगे तो बेसिक मैथ कहती है कि आपको 5,000 का प्रॉफिट देगा। सिंपल है, बेसिक मैथ है, सिंपल सा क्वेश्चन में आया। अच्छा लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक पता है क्या बहुत कुछ कर देगा आपको, आएगा ये फील सा आएगा आपको कि यार ये बड़ा था, ये तो बढ़िया हो गया तो लीनियर प्रोग्रामिंग लगाकर, ये तो दिमाग लगाना नहीं पड़ा इतना। ठीक है, ये ना हमेशा जब भी मैथमेटिक्स लगती है ना, जब भी कोई टेक्निक बनाई जाती है तो पहले बेसिक मैथ से हम सॉल्व करते हैं। जैसे बेसिक मैथ है एक चेक कर रहे हैं, चेक करें कि अगर इतना सारा पैसा टेबल में लगा दूं, अब मैं ये चेक करूंगा कि सारा पैसा चेयर पे लगा दो, फिर मैं दोनों में चेक करूंगा। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करे, चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा टेक्निक लगाओ और सीधा 5 मिनट बदल जाएगा कितना कितना लगाना है, कितना कितना बनाना है। कितना मजेदार टॉपिक है ये। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक आपको सिर्फ 5 मिनट में बता देगा कैलकुलेशन करके कि आप इतनी टेबल बनाओ और इतनी टेबल एग्जैक्ट, जिससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। पर बेसिक मैथ में आपको ये सब करना पड़ता है। आओ सर पहले बेसिक मैथ समझे, पहले हम सीखते हैं प्रॉब्लम कहां है, हमें प्रॉब्लम कहां पर आएगी, हम क्या करें ऐसा। केस नंबर 2, सारी इन्वेस्टमेंट अब शेयर में लगा दो। मैं चेक कर रहा हूं ना, मैं चेक कर रहा हूं कि अगर मैं सारा पैसा 50-50 हजार रुपए, अगर मैं 50 का 50,000 रुपए टेबल खरीदने टेबल बनाने में लगा दूं तो मुझे टेबल को बेचकर 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब 20 टेबल बनेगी, उससे 50,000 से 20 टेबल बनेगी और मुझे 5,000 का प्रॉफिट कमा कर देगी मैक्सिमम। इससे ज्यादा प्रॉफिट दे ही नहीं सकता वो मुझे। ठीक, अगर मैं सारा पैसा चेयर में बनाने में लगा दूं तो चेयर बनाने में लगाऊंगा तो मुझे बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का है भी। यार मैं दोनों चीज नहीं कर रहा, मैं या तो मैं टेबल बना रहा हूं अभी केस नंबर 1 में, या मैं चेयर बना रहा हूं केस नंबर 2 में। अच्छा मैंने इन्वेस्टमेंट मेरी 50,000 की है और चेयर, एक चेयर कितने की बनती है जी? 500 की बनती है। एक चेयर की जो कॉस्ट आती है वो 500 रुपए की आती है। तो चेयर की कॉस्ट 500। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ चेयर कितने बनेगी? अगर मैं 50,000 की पूरे 50,000 रुपए चेयर बनाने में लगा दूं तो नंबर ऑफ चेयर कितनी बनेगी? 50,000 डिवाइडेड बाई 500, ये आ गया आपके पास 100। ये आ गया 100। तो आपकी कितनी चेयर बन जाएगी? 100 पड़ जाएगी, 100 बन जाएगी। अब मुझे बताओ क्या आप 100 चेयर बनाओगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, कोई बता सकता है मुझे? सर 100 चेयर नहीं बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 60 की है। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 60 की है। तो 100 बना के क्या कर लोगे भाई? आप अगर 100 चेयर भी बना लेते हो, क्या उसको रख पाओगे कहीं पर? नहीं रख। ऐसा तो नहीं है आज 100 बनाई और आज बिक गई। ये तो सिर्फ तब होता है जब ऑर्डर आए, तो अब तो हर बार तो ऑर्डर आएगा नहीं, है ना। तो नंबर ऑफ चेयर कितनी बनाऊं? तो भाई 50,000 रुपया का सारा पैसा मैं चेयर पे लगा देता हूं तो मेरी चेयर 100 बनने को तैयार है। पर 100 चेयर बनने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं 100 चेयर नहीं स्टोर कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा कितना स्टोर कर सकता हूं? 60 चेयर। तो मैं नंबर ऑफ सारा पैसा अगर मैं चेयर पे भी लगा दूं तब भी मेरा फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे 60 ही चेयर बनानी पड़ेगी। सारा पैसा लग ही नहीं सकता, कुछ पैसा बच ही जाएगा। तो अगर मैं 60 चेयर बनाऊं, अगर मैं 60 क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी मेरी 60 है, ये आ गया लिमिटेड फैक्टर,
है ना। यहां मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी कम लग रही है, पर मैं 60 चेयर नहीं बना सकता। अगर मैं देखूं 60 चेयर कितने की बनेगी, अगर एक चेयर 500 की बनती है तो 60 चेयर कितने की, 30,000 रुपए की। हाँ, और मेरे 50,000 रुपए, तो 20,000 अभी बच जाएंगे, 20,000 अभी बच जाएंगे। तो फायदा नहीं है टेबल बनाने का। तो अगर मैं बनाऊंगा ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी बना सकता हूँ टेबल, सिर्फ 60 टेबल बनाऊंगा। तो जब मैं 60 टेबल बनाऊंगा, समझ में आ रहा है आपको, मैं ज्यादा से ज्यादा 60 टेबल ही बना सकता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा 60 चेयर ही बनेगी, बन सकती है। और अगर आप ध्यान सुनना, और अगर हम 60 चेयर बनाए, अगर हम 60 चेयर बनाए तो इन्वेस्टमेंट 30,000 की ही यूटिलाइज हो पाएगी। इन्वेस्टमेंट 30,000 की ही यूटिलाइज हो पाएगी। और तो इससे हमने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट यूटिलाइज नहीं किया। इससे हमने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट यूटिलाइज नहीं किया। इससे हमने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट यूटिलाइज नहीं किया। समझ में आ रहा है? सर क्यों नहीं करा? मैंने कहा नहीं करा। मैं आप क्या ज्यादा से ज्यादा आप कितनी चेयर बना सकते हो? 60 से ज्यादा आप चेयर नहीं बना सकते। तो अगर आप 60 चेयर बनाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, तो आप 30,000 तो यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि 60 चेयर बनाने के लिए सिर्फ 30,000 रुपए चाहिए। सर वो 20,000 का क्या करूं? कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, सर कैसी बातें कर रहे हो, 20,000 रुपए जो बच गए, स्टूडेंट का आंसर है ये। स्टूडेंट मेरे से हमेशा पूछते हैं ये, और आपके माइंड में भी आ रहा होगा स्टूडेंट क्वेश्चन जो आता है वह आता है, आप भी लिख लेना ये 20,000 जो बच जाएंगे, 20,000 जो बच जाएंगे। अरे सर 20,000 जो बच जाएंगे उससे टेबल बना लो, कितना अच्छा है। 20,000 जो बच जाएंगे उससे टेबल बना लो। मैंने कहा हो गया यूटिलाइजेशन। आपने कहा हो गया सर यूटिलाइजेशन, कितना सिंपल है। आइए इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई? तो मैंने कहा भाई बताओ। अच्छा मैंने स्टूडेंट का क्वेश्चन आया और मैंने स्टूडेंट को आंसर दिया। मैंने कहा देखो स्टूडेंट जी ऐसा सुनो मेरी बात, अगर आप 20,000 में से कह रहे हो, मैंने कहा देखो, मैंने कहा 20,000 आप कह रहे हो ना कि टेबल बना दो। मैंने कहा ठीक है बताओ नंबर ऑफ टेबल कितनी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करना चालू करा। स्टूडेंट कह रहा जी वैसा नंबर ऑफ टेबल जो बनेगी वैसे बनेगी, देखो हमारे पास है 20,000 रुपए और एक टेबल बनती है 2500 की। तो देखते हैं 20,000 डिवाइडेड बाई 2500, 8 टेबल बन जाएगी। मैंने कहा कितनी टेबल बनेगी? 8 टेबल। कह रहा सर बढ़िया हो गया ना, 8 टेबल ये बना लो और 60 वो बना लो। तो मैंने कहा बताओ मैंने चेयर कितनी बनाई? तो स्टूडेंट को मैंने आंसर दिया भाई चेयर आपकी बनी 60 और आपने टेबल कितनी बनाई? टेबल बनाई आपने 68 और 8, तो आपके पास टोटल कितना है आपके पास? 8, 68। टोटल प्रोडक्ट कितना बन गया? टोटल पीस कितने बन गए? 68। तो मैंने कहा बस आपने यही गलती कर दी। मैंने कहा स्टोरेज कैपेसिटी कौन देखेगा? स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 60। तो स्टूडेंट कहता अरे यार सर ये तो मैं भूल ही गया था। तो मैं तभी तो कहा था कि जब भी आप यूटिलाइजेशन करते हो रिसोर्सेज का तो आपको दोनों लिमिटेड फैक्टर देखने होंगे। आपने यहां देखा कि इन्वेस्टमेंट बच गई, ठीक है टेबल पे लगा दो, तो लगा तो दिया आपने टेबल पे, 8 टेबल बना दी। अब 8 टेबल रखोगे कहां पर? क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी तो 60 की है और आपने 60 चेयर पहले बना रखी है। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था कि कैपेसिटी, फिर आगे इस स्टूडेंट को क्वेश्चन आता है सर ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक के ऊपर एक चेयर रख ले। तो मैंने पहले आपसे कहा कि हमारे पे इतनी कैपेसिटी है कि हम या तो 60 चेयर डाल दे पूरी और या तो हम पूरे टेबल डाल दे, बस या तो 60 चेयर डाल दो या 60 टेबल डाल दो, और कुछ नहीं कर सकते। सर ऊपर वाले में नहीं कर सकते थे? देखो ऊपर वाले में हमने क्या करा, ऊपर वाले में कहा भाई 20 टेबल तो बनाई, अभी 40 चेयर और डाल सकते हैं। मैंने कहा डाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ पर जो नंबर ऑफ टेबल आपकी बनेगी वो 20 ही बनेगी। पर मैंने कहा बताओ पैसा कहाँ है? क्योंकि सारा पैसा तो 20 टेबल बनाने में लगा दिया। इधर पैसा नहीं था, इधर जगह थी पर पैसे नहीं है, स्पेस है पर मनी नहीं है, क्योंकि सारा पैसा कहां लगा दिया? टेबल पे। इधर स्पेस नहीं है पर मनी है। इधर क्या है दोस्तों? स्पेस नहीं है, क्योंकि 60 चेयर बना दी, स्पेस नहीं है, पर इधर पैसा बच गया। तो क्या करूं? देखा दोनों ही चीज के अंदर कुछ ना कुछ अनयूटिलाइज हो रहा है। और मैं क्या चाहता हूं, लीनियर प्रोग्रामिंग कहता है कि आप इस तरीके से काम करिए कि आपका इन्वेस्टमेंट भी 100% यूटिलाइज हो जाए और आपकी चेयर भी
100% स्टोरेज कैपेसिटी भी 100% यूटिलाइज हो। समझो मैंने क्या कहा आपसे, लिमिटेड फैक्टर जो हमारे लिमिटेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका बेस्ट यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो। पर आपने इधर बेस्ट यूटिलाइज नहीं करा। देखो चेयर तो आपने अच्छे से यूटिलाइज कर ली, आपने स्पेस तो अच्छे से यूटिलाइज कर ली, पर आपने मनी यूटिलाइज नहीं करा, इधर भी सीआर पे बच गए। और ऊपर वाले में क्या हुआ, ऊपर वाले में यह हुआ कि आपने स्पेस को अच्छा ऊपर वाले में क्या करा, ऊपर वाले में मनी को यूटिलाइज करा पर स्पेस को नहीं, क्योंकि इस बनी सारा पैसा लगाने के बाद 20 टेबल बनी और अभी 40 पीस की जगह खाली है। तो यार आपने स्पेस यूटिलाइज नहीं कर पाए, मनी यूटिलाइज कर ली। क्या ये सही तकनीक है? क्या हम इसको सही आंसर बोले? मैंने कहा नहीं। हमने कहा दोनों ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, दोनों क्वेश्चन में, दोनों ऊपर जो केसेस है उसमें प्रॉब्लम है। above case having a certain problem, above case having a certain problem। क्या है वो प्रॉब्लम? इन केस नंबर वन केस नंबर वन में क्या हो रहा है कि हमारा स्पेस का यूटिलाइज नहीं हो रहा, नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही, पर मनी यूटिलाइज हो रहा है। तो हमने कहा दोनों करो भाई। केस नंबर 2, इन केस नंबर 2 में क्या हुआ, केस नंबर 2 में अब 60 चेयर तो बना दी पर पैसा 30,000 लगा, तो मनी ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाई, 20,000 पैसे बच गए। नो यूटिलाइज प्रॉपरली, मनी नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। क्या समझ में आ रहा है आपको? आज की क्लास में तो मेरे को मीनिंग समझाना है आपको। मैं वो जो लाइन लिखवाई है ना, ये जो ऊपर लाइन लिखवाई है, ये लाइन मैं आपको समझाऊंगा। जो मैंने मीनिंग की लाइन लिखवाई थी ना, वो मुझे समझाना, और समझाने के लिए मुझे इतनी सारी चीजें बातें करनी पड़ी, क्योंकि जब बेस अच्छा होगा ना तभी आप आगे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब सब कुछ स्टूडेंट के हर क्वेश्चन का आंसर देने के बाद स्टूडेंट का एक आंसर आता है कि सर क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम कुछ टेबल बना लेते हैं और कुछ चेयर बना लेते हैं, जिससे हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और मैक्सिमम। तो स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं सर ऊपर की दोनों बात को ध्यान रखते हुए स्टूडेंट का जो क्वेश्चन आया, स्टूडेंट ने अपने सजेशन दिया। स्टूडेंट, ये होता है दोस्तों जब हम क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लासेस में जब हम फेस टू फेस क्लास में पढ़ते हैं तो स्टूडेंट का सजेशन आता है और कहता है कि सर ऐसा करो ना, ऐसा करो कि कुछ आप टेबल बना लो, कुछ आप टेबल बना लो और कुछ आप चेयर बना लो, है ना, जिससे हम दोनों लिमिटेड फैक्टर जो है हमारे पास है, क्या है दोनों लिमिटेड फैक्टर, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक स्टोरेज का 100% यूटिलाइज कर पाए, अच्छा। तो मैं स्टूडेंट को आंसर देता हूं सर आपने मैं जो हूं एज अ टीचर, मैं स्टूडेंट को सजेशन, जो स्टूडेंट का सजेशन आता है कि सर आप कुछ टेबल बना लो, ठीक है, कुछ टेबल बना लो और कुछ चेयर बना लो। तो मैंने कहा बताओ वो कुछ कितनी बनाऊं? तो मैंने आंसर पूछा स्टूडेंट से, तो मेरा आंसर था एज अ टीचर, मैंने जब पूछा कि बताओ जो आप कुछ कह रहे हो ना, कुछ चेयर और कुछ टेबल बनाओ, तो कितनी बनाऊं? तो कितनी चेयर बनाऊं और कितनी टेबल बनाऊं, ये बताओ। फंस गया स्टूडेंट, फंस जाता है, कहता सर मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। तो सजेशन तो काफी अच्छी थी स्टूडेंट की सजेशन काफी अच्छी रही, पर टीचर ने जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहा भाई बता दो अब ये जो कुछ है वो कितना बनाऊं, कितनी टेबल बनाऊं और कितनी चेयर है, तो बता दो। आपने तो कुछ कह दिया। सर हम इतनी ही दे सकते हैं, इतना पढ़ा होता, अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम आपसे पढ़ क्यों रहे होते। तो मैंने कहा ये भी बात ठीक है, अगर हमें पहले ही पता होता कि कुछ कितना बनाना है तो हम आपसे क्यों पूछते, हमें तो सजेशन दे, हमारा काम है सजेशन देना, काम आपका है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो, मुझे रटा हुआ था, मैं घर से पढ़कर आया हुआ था, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि क्यों ना केस नंबर 3 में ले जाते हैं और आप। तो मैंने बोला स्टूडेंट से, जैसे कि मैंने कहा भाई मैं तो रट के आया हूं, मैंने तो ये क्वेश्चन खुद बनाया, तो मुझे तो पता ही है कितनी टेबल कितनी चेयर बनानी है जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैंने तो खुद बनाई है, क्वेश्चन ही खुद बनाया है।
तो जब क्वेश्चन खुद बनाते हैं तो खुद ही पता होता है हमें कितनी, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया स्टूडेंट को, मैंने कहा देखो स्टूडेंट, देखो रटवट के कुछ नहीं आता, ये क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ है, और जो खुद का क्वेश्चन बनाया होता है तो हमें खुद का आंसर पता होता है, जब आप खुद का क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता होगा। बट नहीं, हमने एलएलपी टेक्निक लगाई है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टेक्निक लगाई है, जिससे ये आंसर निकला था। मैंने पहले लगा चुका हूँ ये क्वेश्चन में, मैं लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगा चुका हूँ, जिससे मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल गया। मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने कहा देखो स्टूडेंट, आप ऐसा करो, 10 टेबल बनाओ और 50 चेयर बनाओ। मैंने केस नंबर 2 में बोला स्टूडेंट्स को कि भाई देखो ऐसा करो, आप 10 चेयर बना लो और 10 टेबल बना लो और 50 चेयर बना लेना। मैंने कहा बताओ कैसे? मैंने कहा बताओ 10 चेयर में कितना पैसा लगेगा? तो 10 टेबल, अगर एक टेबल 2500 की बनती है तो 10 टेबल कितने की बनेगी? 25,000 रुपए की। कितना पैसा लग जाएगा मुझे? और अगर 50 चेयर की बात करूं, 50 चेयर बनानी है और एक चेयर अगर मुझे 500 की पड़ती है तो 50 चेयर कितनी की बनेगी? 2500 की, 25,000 रुपए की। तो टोटल मेरा कितना पैसा यूटिलाइज हो गया? 50,000 रुपए। मैंने कहा ये तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज हो गई। मैंने कहा टोटल पीस मेरे कितने बच गए? 60। अरे वाह, तो आ गया। स्टोरेज कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो जाएगी, स्टोरेज कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो पाएगी। 60 पीस पूरे रख सकता हूं, 10 टेबल बना लिए, 50 चेयर बना ली, और मेरा इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। अरे वाह, तो जो ये मैंने 60 और ये 10 निकाला, ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। आपको तो चेक करना पड़ेगा बेसिक मैथ में कि भाई पहले मैं 20 और 30 करके लूंगा, फिर मैं 5 और 45 करके लूंगा, फिर मैं 40 और 42 करके लूंगा, ऐसे करके मतलब कुछ भी अब लोगे, ठीक है। तो ये 10 टेबल अभी पहले चेक कर लेते हैं, बताओ इसमें प्रॉफिट कितना आएगा। मैंने कहा देखो 10 टेबल को बेचकर एट द रेट हर एक टेबल 250 रुपए का प्रॉफिट देकर जाता है, तो ये मुझे देगा 2500 का। ये मुझे कितना प्रॉफिट देगा? ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई। 10 टेबल मैंने बनाई और 10 टेबल बनाने में 25,000 रुपए लग गए। आधा पैसा मैंने इस पे लगाया, आधा मैंने इस पे लगा दिया। अब 50 टेबल चेयर बनाई, तो 50 चेयर बनाई तो 50 चेयर बनाई, और एट द रेट 500 रुपए की 75 रुपए की एक चेयर प्रॉफिट कमा कर देती है हमें। एक चेयर कितना का प्रॉफिट होता है? 75 रुपए का। तो 50 चेयर में कितने? 50 इंटू 75, ये आ गया 3,750। अब मैंने इसको ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड करा तो मेरा टोटल प्रॉफिट जो आया वो देखना कितना आया, 3,700 प्लस 2500, ये आ गया 6,250। 6,250 का मेरा प्रॉफिट आया। अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले मेरा प्रॉफिट आया था, सबसे पहले जो मेरा प्रॉफिट आया था वो 5,000 का आया था। जो अब मेरा जो प्रॉफिट आया वो कितना है? 6,300 का है। और दूसरे नंबर प्रॉफिट कितना आएगा भाई? दूसरे नंबर प्रॉफिट कितना आ सकता है? देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन चेयर भाई कितनी आएगी पता है? आप ज्यादा से ज्यादा 60 चेयर बना पाओगे, ध्यान नहीं रखेंगे, यहां पर 100 चेयर नहीं बना सकते, ज्यादा से ज्यादा 60 चेयर बना सकते हो, उसके इक्वल कर सकते हैं, या उससे कम या उससे इक्वल हो सकता है। तो आप 60 चेयर बनाओगे तो प्रॉफिट कितना आएगा चेयर में? यहां कर दूं, तो प्रॉफिट जो आएगा वो 60 चेयर इंटू 75 के हिसाब से आएगा। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 75, ये आगे 4500। तो आपको प्रॉफिट कितना है? 4500। सर ये तो हो गया गड़बड़, इधर आ रहा 4500 और ऊपर आ रहा 5,000। तो हमने कहा ऐसा करो 10 चेयर बना लो, 10 टेबल बना लो और 50 चेयर बना लो, जिससे आपका प्रॉफिट 6,250 जाएगा। और ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्त? मैक्सिमम हो जाएगा। और हमने 100% यूटिलाइजेशन स्टोरेज का भी कर लिया और इन्वेस्टमेंट का भी कर दिया। और इस तरीके से लगाते हैं बेसिक मैथ से हम निकालते हैं। पर बेसिक मैथ लगाने का आपको क्या फायदा हुआ? आपको क्या डायरेक्टली पता चल जाएगा? आपको तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। 48 चेयर बनाऊं और 2 टेबल बना लेता हूं, 45 चेयर बनाऊं और 5 टेबल बना लेता हूं, 46 टेबल बनाऊं, 46 चेयर बनाऊं और 4 टेबल बना लेता हूं। कैसे निकालूं सर? ये तो 10 और 50 मैं तो खुद से बनाया था, इसलिए मुझे पता है 10 और 50 आएगा, इससे 10 और 50 से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आप कैसे निकालोगे? है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है कि आप कैसे निकालोगे? बस बेसिक मैथ यही मार खा जाती है कि ये डायरेक्टली नहीं बता पाती। इसके लिए हमें करना पड़ेगी और ज्यादा ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जब करते रहो तब तक मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आए, चेक करते रहो। पहले 2 टेबल बनाओ, 48 चेयर बनाओ, 3 टेबल बनाओ, 47 चेयर बनाओ, फिर 4 टेबल बनाना, फिर 48 ऐसे करना चेयर, फिर 5 टेबल बनाना, फिर 45 चेयर बनाना, फिर 6 टेबल बनाना। ऐसे करते 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 50 तक जाओ।
तब पता चलेगा एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट क्या होगा। फिर तो सर मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिक मैथ जो नहीं कर पाती कर तो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि बेसिक मैथ नहीं कर पाएगी, करेगी, वो भी करेगा, पर वो 3 घंटे लगा देगा। आपको हर एक चेक करना पड़ेगा, हर एक चीज में हर एक चीज चेक करनी पड़ती। आपको एक टेबल 49 चेयर, 2 टेबल 48 चेयर और 1 2 3 4 करके ऐसे 50 तक जाना होगा। जब आप ऐसे 50 तक जाओगे, 50 बार कैलकुलेशन करोगे, तब जाकर जो वहां मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसको सेलेक्ट करोगे, और वो होगा 10 और 50 पे। और ये आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, यही हमें बताता है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। अब समझ में आई कि प्रॉब्लम कहां थी? बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ में प्रॉब्लम यही थी। इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लाया गया, और लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक हमें डायरेक्ट आंसर देगा, कि डायरेक्टली बता देगा कि आप इतना इतना बनाइए जिससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये डायरेक्ट बता देगा, डायरेक्टली आप ये बता देगा कि आपको 10 टेबल बनानी है और 50 चेयर बनानी है। बताओ जी, पहले मैंने कहा ना प्रॉब्लम को समझो, ये चैप्टर लाया क्यों गया वो समझिए। मैंने ये बताया आपको ये चैप्टर लाया क्यों गया। क्या क्लियर है सर? तो बस अब तो आपको यही सीखना है कि भाई कैसे आए 10 और 50, कैसे आ गए 10 और 50, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगाते कैसे है। बस क्या समझ में आया? हमने पहले समझा कि प्रॉब्लम क्या है। जब हमने प्रॉब्लम को समझा, फिर हमने उसका सोल्यूशन समझा। मैं बहुत टाइम से मैथ पढ़ा रहा था, तब जाकर मुझे मैथमेटिक्स की नॉलेज इसलिए इतनी है क्योंकि काफी टाइम से मैथ पढ़ा ही रहा था, 5-6 साल से मैं मैथ पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, आओ सर आओ, ये सारा चीज जो मैंने लिखवाया है ना, ये सभी चीज लिखना, क्योंकि हमने जब प्रॉब्लम समझी तभी। अब यहाँ पता है यहाँ आंसर था कि कितनी चेयर और कितनी टेबल सेल करूं। मैंने कहा लो, मैंने आंसर निकाल दिया, 10 चेयर और आप 50 चेयर और 10 टेबल सेल कर दो। जब आप 50 चेयर और 10 टेबल सेल कर दोगे, इससे आपका इन्वेस्टमेंट और स्टोरेज कैपेसिटी दोनों यूटिलाइज हो जाएगी 100%, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और दैट द आंसर कि आपने, पर मैंने किससे निकाला? बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे तो ये केसेस करना पड़ा, केस नंबर 1 2 3। ये तो 3 केस है। तीसरे केस में मैंने आंसर बता दिया आपको 50 केस करने पड़ेंगे। ऐसा 50 बार ट्राई करना पड़ेगा हर एक चीज को। यहाँ पर अभी सारा पैसा इसमें लगाया। अभी आपने क्या करा? आपने कहा कि 50 की 50 टेबल बना दो और 0 चेयर बनाओ, 50 और 0। फिर आपने कहा भाई 0 टेबल बना दो, 0 चेयर टेबल बनाओ और 50 चेयर। ऐसे करोगे, 1 टेबल इतनी चेयर, 2 टेबल इतनी चेयर, 3 टेबल इतनी चेयर, ऐसे करके 50 बार ट्राई करोगे। और वहां पर देखने के बाद जो उसमें सबसे मैक्सिमम होगा वो चीज आप चुन लोगे। आया समझ में? नहीं तो बेसिक मैथ आंसर तो देगी, पर बड़ा टाइम लगा कर देगी। इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक हमें 5 मिनट में आंसर देगी इसका, और वो किस तरीके से देगा वो भी सीखेंगे। मैं यही क्वेश्चन एलएलपी से कराऊंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक से कराऊंगा, एलपीटी से कराऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बस मैं यहाँ पर आपको मीनिंग बताया। मीनिंग देखो, मीनिंग देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ये हमें बताता है ऑप्टिमाइजेशन करके कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज का। जब हम लिमिटेड रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके हम कोई मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हैं या मिनिमम करते हैं कॉस्ट को, तब हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगती है। अब पढ़ना जरा। इट इज अ टेक्निक फॉर स्पेसिफाइंग, ये एक ऐसी टेक्निक है, बताता है, स्पेसिफाई मतलब बताएगा, हाउ कैसे टू यूज, किस तरीके से हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करें, किस तरीके से कितना पैसा टेबल पे लगाए, कितना पैसा चेयर पे लगाए, और कैपेसिटी किस तरीके से यूटिलाइज करें, कितनी टेबल बनाए और कितनी चेयर बनाए जो उनको मिलाकर स्टोरेज कैपेसिटी भी 100% हो जाए, टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था इधर? मैक्सिमम प्रॉफिट। कभी कभी मिनिमम कॉस्ट भी होगा। ठीक है सर, तो आई मतलब समझ में आया कि क्या है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताएगा कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ बिजनेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके जिससे हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अभी ये वाला पार्ट था, कॉस्ट का बात नहीं समझाया, पर उसमें लॉजिक देने वाली बात नहीं है। कॉस्ट आएगा, मिनिमम करेंगे। पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। वाह, मजा आ गया। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर थ्योरी मैटर नहीं करती। आपसे कभी थ्योरी नहीं पूछेगा इस चैप्टर के अंदर, हमेशा क्या पूछेगा? प्रैक्टिकल। और पेपर में आएगा तो प्रैक्टिकल से ही आएगा, तो थ्योरी उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल से आता है मैक्सिमम 99% चांस है प्रैक्टिकल, 1% कभी हो गया तो हो गया, थ्योरी आएगा। वो पता क्या आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, बस ऊपर बता दिया। ठीक है, चलो तो अब लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगाने के कौन कौन से मेथड है, किस किस मेथड से मैं निकाल सकता हूं कि वो 10 आएगा या 50 कैसा आएगा, कौन कौन से मेथड है जिससे मैं लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक लगा सकता हूं। तो देखिए जरा, तो मैंने कहा मेथड
मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मेथड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो हमारे पास मेथड है कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है वो हम देखते हैं। पहला मेथड ये है फॉर्मुलेशन मेथड। पहले मेथड को हमने नाम दिया फॉर्मुलेशन मेथड। और ये फॉर्मुलेशन जो मेथड है ना, ये मेथड हमें सॉल्यूशन नहीं देता। फॉर्मुलेशन मेथड, पहला मेथड क्या है? फॉर्मुलेशन मेथड। इन दिस मेथड, फॉर्मुलेशन मेथड क्या करता है? सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता। ये क्या करता है, जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को, जो स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग एलएलपी की क्या होती है? स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम होती है। आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होती है, पैराग्राफ से दे रखा होगा, उसके अंदर लिखा होगा, उस पैराग्राफिक प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना ही फॉर्मुलेशन मेथड का काम होता है। इन दिस मेथड we have to convert वर्ड प्रॉब्लम। कैसे आएगी फॉर्म में? वर्ड या स्टेटमेंट प्रॉब्लम, इनटू इक्वेशन फॉर्मेट, तो ये ना, जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एलएलपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हमें क्वेश्चन जो दे रखे होंगे वो वर्ड और स्टेटमेंट प्रॉब्लम टाइप दे रखे होंगे। मतलब आपको वर्ड दे रखा होगा, पूरी पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ को हम इक्वेशन फॉर्मेट में करेंगे। इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है भाई? जहां पर एलएचएस बराबर आरएचएस होता है, एलएचएस बराबर आरएचएस जहां पर होता है, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन, है ना, जहां पर वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्मेट में, तो फॉर्मुलेशन मेथड क्या कहता है कि भाई ये मेथड के अंदर हम अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम को इक्वेशन प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। और ये हमेशा ये मेथड तो हर क्वेश्चन में लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में नहीं सॉल्व करते थे, तब तक हम क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो सेकंड मेथड लगेगा आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड है सोल्यूशन मेथड। सोल्यूशन मेथड, आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट मेथड, मतलब कौन सा? आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मुलेशन मेथड। ये कर लो आप, फर्स्ट मेथड क्या लिख रहे हो? आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मुलेशन मेथड, आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मुलेशन मेथड we have to apply, after applying formulation method, if you want solution, exact solution, if you want exact solution, then we have to apply solution method. In solution method, there are two types. सोल्यूशन मेथड के अंदर दो टाइप्स है। पहला सोल्यूशन मेथड के अंदर दो टाइप्स है। पहला है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम। और दूसरा है आपके पास सिंप्लेक्स मेथड, दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड। हम दो मेथड से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो 10 और 50। वो 10 और 50 जो निकाला जाएगा वो या तो ग्राफिकल मेथड से निकाल लो, जिसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, या सिंप्लेक्स मेथड से निकाल लीजिए। ठीक है, 12th में यहाँ है, यहाँ तक था, 12th में यहाँ तक है, और आगे लेवल में यह भी है, दोनों है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड से हम वो ऊपर की 10 और 50 निकालेंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा 10 और 50। तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर मैं यही खत्म करूंगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड मुझे समझाना है बहुत अच्छे से,
और मैं वही प्रॉब्लम को लेकर ग्राफिकल मेथड समझाऊंगा, और उसी प्रॉब्लम को लेकर जब मैं सिंपलेस्ट मेथड समझाऊंगा तो उसी प्रॉब्लम को लेकर सिंपलेस्ट मेथड भी समझाऊंगा। तो ग्राफिकल मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं सेम प्रॉब्लम को लूंगा जो मैंने एग्जांपल लिया था, उससे एग्जैक्ट आपको सोल्यूशन लाकर दिखाऊंगा। 10 और 50 आया है। ठीक है सर, ठीक है। तो समझिए आज इस क्लास के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। अगर आप ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर है, नीचे दिया गया ना नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको क्लासेस के बारे में डिटेल मिल जाएगी। ठीक है सर, नंबर मैं लिख देता हूं। वैसे ये ऑफिस का नंबर है दोस्तों, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। तो ऑफिस में कोई पर्सन होगा तो आप उससे बात करेंगे तो वो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे सारी डिटेल क्लासेस। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और क्लासेस के बारे में डिटेल ले सकते हैं अगर आपको पसंद आई तो। जब मैं ग्राफिकल मेथड डालूंगा तो ये भी मैं क्लास यूट्यूब पर डाल दूंगा, दोनों मेथड, दोनों ये वाला मेथड यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है, और जब मैं इसका कराऊंगा तो ये भी डाल दूंगा यूट्यूब के अंदर, तो आपको एक पता चलेगा कि हाँ यार मजा आ रहा है करने में। ठीक है, तो जब मजा आने लगे पढ़ने में तो दोस्तों तब आता है असली कॉन्सेप्ट का फील कि हाँ यार ये है एक्चुअल लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। क्या समझ में आया आज की क्लास? यस, आज की क्लास आपको क्लियर हुई है। मेरी तरफ से मैंने आपको पूरी जी जान जितनी मेरी नॉलेज थी सब दे दी भाई। ठीक है, तो आओ अगली क्लास के अंदर हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सेम प्रॉब्लम से आंसर निकाला जाए और लगाई जाए लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। वो मुझे 50 बार नहीं करने पड़ेंगे, एक ही बार में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, नहीं है तो, और अगर लेनी है क्लास तो पक्का मैसेज करें दोस्तों। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको क्लास देंगे, डिटेल ले लीजिए, अगर लेना है लो, नहीं लेना मत लेना। थैंक यू वेरी मच। और अगर हाँ, अगर आपने क्लास ले रखी है और आप ये देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि यही इस तरीके से भी पढ़ा रहे हैं टीचर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।